तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह के कत्ल की जांच शुरू हो चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश एमएन, जो राजस्थान के, वो इस जांच की अगुवाई कर रहे हैं। आपने सीसीटीवी का वो फुटेज देखा होगा जिसमें पूरा शूट आउट हो रहा है। कल की कहानी में भी आपको बताया था, ग्रैब दिखाया था, लेकिन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है वो सीसीटीवी फुटेज। तो 3 शूटर में से एक जो था नवीन शेखावत, उस कैमरे में साफ दिख रहा है कि वो अपना एक फ़ोन देता है, सुखदेव सिंह बात करते हैं और उसके बाद वो फ़ोन उसको वापस करते हैं। वो फ़ोन को टेबल पर रख देता है। इसके बाद गोली चलती है। फिर शूटर सुखदेव के साथ साथ नवीन को भी गोली मारते हैं और सब भाग लेते हैं। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें कैमरे में है। नवीन शेखावत का फ़ोन कमरे में ही रह गया, यानी सुखदेव सिंह के ड्राइंग रूम में। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश की, क्राइम सीन में जो भी चीज़ें थी उठाई, उनमें वो फ़ोन भी शामिल था। उस फ़ोन के साथ साथ सुखदेव सिंह जी का भी फ़ोन साथ में था। दोनों फ़ोन पुलिस ने कब्जे में लिया और इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। अब कैमरे में 10 मिनट तक का जो फुटेज है उसमें दिख रहा है कि सुखदेव सिंह फ़ोन पे बात कर रहे हैं। एक नवीन शेखावत जो 3 आरोपी के साथ आया, उसने अपना फ़ोन दिया था नंबर मिलाकर। तो यहाँ से पुलिस ने अपनी तफ्तीश को शुरू किया कि आखिर मौत से पहले नवीन शेखावत ने सुखदेव सिंह से किसकी बात कराई, फ़ोन की दूसरी तरफ कौन था, क्या बात हो रही थी और ऐसा क्या हुआ कि फ़ोन रखते ही गोली चली। तो इसके लिए नवीन शेखावत की कॉल डिटेल को खंगाला गया। जब उसके कॉल डिटेल को खंगाला गया तो पुलिस के लिए काम बड़ा आसान था, इसलिए कि सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में टाइमिंग भी चल रहा था। तो 1:10 और 1:20 के दरमियान ये साफ दिख रहा था कि नवीन शेखावत के मोबाइल से कॉल हो रहा है। उसी 10 मिनट के कॉल डिटेल को पुलिस ने निकाला। वो एक नंबर आसानी से मिल गया। अब पुलिस ने उस नंबर को टटोला तो पता चला वो नंबर देश के बाहर का है। और खंगाला गया तो पता चला वो नंबर किसी और का नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के उस मोहरे कहें या उस मेंबर को, जिसका नाम रोहित गोदारा है, उसका नंबर था। रोहित गोदारा वही जिसने बाद में सुखदेव सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर पर ली, बाकायदा 2 पोस्ट किए सोशल मीडिया पर। तो पुलिस भी चौंक उठी कि जिस सुखदेव सिंह को मारने के लिए 3 लोग वहां पहुंचे थे, उनमें से एक उस शख्स से ही सुखदेव सिंह की बात करा रहा है जिस शख्स के इशारे पर गोली चलनी है। और मौत से ऐन पहले बाकायदा बात होती है और फोन रखते ही गोली चलती। तो ये क्या माजरा है? तो घर के अंदर शूट आउट और राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की मौत। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर बिहार में हुए अलग अलग शूट आउट की कहानी है, बड़ी दिलचस्प। शूट आउट द बिहार चैप्टर, कैसे अलग अलग कौन कौन लोग खड़े हुए, मजबूत हुए, फिर कैसे शूट आउट हुआ, जाने गई डिटेल में है। साथ ही इकबाल कासकर, डॉन का छोटा भाई, ये भी कुकू एफएम के ऑडियो बुक में है। दाऊद इब्राहिम के जितने भी भाई हैं वो सब इंडिया छोड़कर चले गए हैं, पाकिस्तान में रहते। इकलौता ये जो इकबाल कासकर है वो भारत में रहा, मुंबई में। तो क्यों, वजह क्या थी? तो इकबाल कासकर डॉन का छोटा भाई और शूट आउट द बिहार चैप्टर दोनों कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर हैं। इसको आप ज़रूर सुनिए, और हाँ, जब सुनना शुरू करें तो आखिर तक सुनिए, क्योंकि बीच में अगर आप रुक जाएंगे या छोड़ देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो पूरी कहानी सुनिए। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में
सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। यानी कि दूसरी तरफ से अगर इसको देखें तो अपनी मौत से पहले आखिरी बार सुखदेव सिंह ने उसी शख्स से बात की जिस शख्स ने उसकी मौत की जिम्मेदारी ली। तो ऐसा क्यों? अगर किसी शूटर को भेजा गया मारने के लिए तो वो जाकर अपना काम करता है, लेकिन मौत से पहले बाकायदा उससे बात कराई जा रही है जिसने इस शूटर को भेजा है। तो ऐसी क्या बात हो सकती है? अब इस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में वो सारे वीडियो तो हैं लेकिन ऑडियो नहीं है, जिससे जो सुखदेव सिंह बात कर रहे हैं वो सुनाई दे सके। अब मौत से पहले की ये बातचीत और फ़ोन रखते ही फिर गोली का चलना, इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि शायद आखिरी बार कुछ समझौते की बात हुई हो, कुछ ये हुआ हो कि अब धमकी वापस लेते हैं, बात बनी नहीं तो गोली चल गई। लेकिन ये सब तफ्तीश और जांच का विषय है। लेकिन दोनों में क्या बात हुई ये 6 लोग बता सकते थे उस कमरे के अंदर। उस कमरे में जब ये वारदात हुई उस दिन तो एक सुखदेव सिंह मौजूद थे, उनका एक सिक्योरिटी गार्ड अजीत मौजूद था, 2 ये हो गए। 3 जो कमरे के अंदर मौजूद थे, शूटर नितिन फौजी, दूसरा शूटर रोहित राठौड़ और तीसरा जो नवीन शेखावत, जिसके बारे में भी क्लियर नहीं है कि वो शूटर है या शिकार है। तो 5 लोग तो कमरे में थे, छठा वो शख्स जो फ़ोन पे दूसरी तरफ बात कर रहा था, यानी कि रोहित गोदारा। अब वो तो विदेश में भागा हुआ है। इधर बाकी बचे 5 में से सुखदेव सिंह और नवीन शेखावत की मौत हो चुकी है। बाकी बचे 3, उसमें से दोनों शूटर फरार हैं। बाकी बचा एक सिक्योरिटी गार्ड अजीत, उसको गोली लगी है, वो आईसीयू में है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वो बयान दे। और चूंकि उस कमरे में उस वक्त खड़ा हुआ था तो ये उम्मीद है कि उसने वो बातचीत सुनी होगी, कम से कम इस तरफ से सुखदेव सिंह जो भी फ़ोन पर कह रहे होंगे। लेकिन ये अजीब बात थी कि कत्ल से पहले जिसने कत्ल की जिम्मेदारी ली वो आखिरी बात सुखदेव सिंह से बात कर रहा है। अब ये इस बातचीत का खुलासा पुलिस के लिए बड़ा अहम है कि उस वक्त किस तरह की और कैसी बातचीत हो रही थी। अब या तो दोनों शूटर पकड़े जाएं तो क्लियर हो जाए, या फिर अजीत पुलिस को बयान दे, जिसका पुलिस इंतजार कर रही है। बीच में खबर आई थी जो मैंने भी आपको बता दी थी कि शायद नितिन फौजी पकड़ा गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हरियाणा पुलिस ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हमने कोई हिरासत में ऐसे किसी नामजद शख्स को नहीं लिया, जिसका मतलब है कि दोनों शूटर अब भी भागे हुए हैं। तो ये आखिरी कॉल की बात हो गई कि आखिरी कॉल किससे किया। अब इसी सीसीटीवी कैमरे में यह है कि कमरे के अंदर की तस्वीर आपने देखी। इसके बाद एक कैमरा बाहर पकड़ता है जब दोनों शूटर गोली मारने के बाद सुखदेव सिंह के घर से भाग रहे हैं। भागने के बाद वो कैमरे से निकल जाते हैं। अब यहाँ इसके बाद से कहीं वो कैमरे में किसी कैद नहीं हुए। फिर यहाँ से उन्होंने क्या किया, ये जो पूरी कड़ी थी, अब इसको पुलिस को जोड़ना था और ये पता लगाना था कि शूटर सुखदेव सिंह के घर से निकलकर कहाँ गए। और देखिए इत्तेफाक कि कैसे कैसे कड़ियाँ जुड़ी हैं। कुछ जगहों के बाहर अलग अलग, जैसे सबसे पहले घर के जब बाहर निकले तो एक स्कूटी पे शख्स जा रहा था। दोनों शूटर ने उसको गन दिखाया और फिर स्कूटी पर सवार हो गए। स्कूटी पर सवार होकर अब दोनों तेज़ी से वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ भागते हैं। शायद उन्होंने जयपुर और रेलवे स्टेशन सबका रेकी कर रखा है। शायद उन्हें यह भी पता था जब टाइमिंग थी कि दोपहर के उस 1:30, 2 या 2:30 के दरमियान में कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन जाने का मकसद यही था। तो दोनों स्कूटी से रेलवे स्टेशन जाते हैं, स्कूटी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं और उस वक्त प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी थी, एक पैसेंजर ट्रेन थी। दोनों उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ये जो ट्रेन थी ये राजस्थान में एक शहर है कुचामन सिटी, उससे होकर जा रही थी। आगे ये ट्रेन और भी कहीं जाती, लेकिन ये दोनों जयपुर से सवार होकर उस ट्रेन में, दोनों शूटर, दोनों कातिल जिन्होंने सुखदेव सिंह को गोली मारी, ये उस पैसेंजर ट्रेन से कुचामन सिटी में वहाँ के स्टेशन पर उतर जाते हैं। अब शाम हो चुकी थी, करीब 2.5-3 घंटे का रास्ता सफ़र होगा, सर्दी का दिन है, तो शाम 5 बजे होने लगता अंधेरा।
कुचामन जब ये रेलवे स्टेशन पहुंचे, इसके बाद दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद अब दोनों आसपास में देखते हैं, फिर उन्हें स्टेशन के करीब ही एक बस स्टॉप नज़र आता है। उस बस स्टॉप पर जाते हैं, राजस्थान रोडवेज की बस थी वो। अब दोनों उस बस में सवार हो जाते हैं। इस बस से अब आगे का सफ़र वो तय करते हैं। अब इस बस के ज़रिए वो राजस्थान में एक इलाका है डीडवाना, तो वो डीडवाना तक उस बस में पहुंचते हैं। फिर डीडवाना करीब पहुंचते हैं, रात के 7:30 बज चुके थे। वहां बस से उतर जाते हैं। अब बस से उतरने के बाद इन दोनों को आगे का सफ़र तय करना था, लेकिन आगे का सफ़र अब चूंकि रात है, बसें भी कम चल रही हैं और इन्हें उस इलाके से बाहर भी निकलना है, तो फिर क्या करें। तब इन 2 शूटर में से एक ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि हमारे लिए एक टैक्सी बुक कर दे। उस दोस्त ने कहा ठीक है। उसने पूछा तुम्हारा लोकेशन, उसने कहा हम डीडवाना में हैं। उस दोस्त ने डीडवाना में रहने वाले अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उसने कहा एक टैक्सी है, 2 मेहमान हैं, उनको छोड़ना है। उसने टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर सोने जा रहा था, जल्दी सो जाते हैं ऐसे इलाके में लोग। तो उसने पूछा कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि उन दोनों को यार जाना है यहाँ से और छोड़ दे। सुजानगढ़ तक जाने की बात थी। अब रात का वक्त था, 2 लोग। उसने कहा कि अच्छा देखता हूँ। फिर उसने अपने दोस्त से कहा, टैक्सी ड्राइवर ने, कि यार इनको सुजानगढ़ छोड़ के आऊँगा, रात का वक्त है, आजकल रास्ते में पता नहीं क्या होता है, तो तुम भी चलो साथ, क्योंकि वापसी में तो अकेला ही आना है। तो फिर चलूँगा। दोस्त तैयार हो गया, तो उसका एक और दोस्त था, वो भी तैयार हो गया। तो अब ड्राइवर और उसके 2 दोस्त हो गए। अब ये शूटर के पास पहुंचते हैं, उससे कहते हैं कि ठीक है सुजानगढ़ जाएंगे, 1500 रुपये लगेंगे, लेकिन वापसी हमें अकेला आना पड़ेगा, रात का वक्त है। तो हमारे 2 दोस्त भी चलेंगे, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो फिर बताइए। दोनों शूटर को वहाँ से जल्दी निकलना था। उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिठा। अब एक ड्राइवर अपनी सीट पर, ड्राइवर का एक दोस्त उसके बराबर वाली सीट पर, पीछे दोनों शूटर और शूटर के बीच में ड्राइवर का एक और दोस्त। 5 लोग उस कार में सवार हो गए। अब पांचों डीडाना से आगे बढ़ते हैं। बात सुजानगढ़ जाने की हुई थी, तो अब ये आगे सफ़र जारी है, सुजानगढ़ 1500 रुपये लेकर। लेकिन ड्राइवर ने देखा कि दोनों वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे जो बैठे हुए, बस उन्हें जल्दी निकलने की थी। फिर रास्ते में उन्होंने अचानक अलग अलग जगहों के बारे में पूछना शुरू किया ड्राइवर से, बस काम की बातचीत से उनको ऐसे लगा कि कभी वो कह रहे हैं कि सुजानगढ़ जाऊं, या फिर कभी कह रहे हैं चूरू जाऊं, कभी कह रहे हैं हिसार जाऊं, या कभी कह रहे हैं सालासर जाऊं, अलग अलग। अब ड्राइवर भी कंफ्यूज, बोला साहब आपको जहाँ जाना हो आप एक बात बता दो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम गाड़ी चलाओ। फिर उन्होंने जब कहा कि हमें हिसार जाना है, तो उसने कहा देखो आपको हिसार जाना है, रात का वक्त है, आप ना रोडवेज़ की बस से चले जाओ। तो उसने कहा रोडवेज़ की बस कहाँ मिलेगी? तो ड्राइवर ने कहा कि आपको सुजानगढ़ में बस मिल जाएगी, आप उसमें आराम से बैठकर जा सकते हो, हम तो हिसार नहीं जाएंगे, दूर है। तो कंफ्यूज थे दोनों शूटर। इसने ये बात की। रास्ते में उसने एक जगह पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी, ड्राइवर ने पेट्रोल भराया। उन्होंने पेट्रोल भराने के लिए उसने पैसे मांगे, 1500 रुपये दे दिए दोनों शूटर ने। अब उसके बाद गाड़ी सुजानगढ़ पहुंची। सुजानगढ़ बस स्टैंड पे इस ड्राइवर ने दोनों को उतार दिया। इत्तेफाक से वहाँ पे एक बस खड़ी हुई थी। तो ड्राइवर ने कहा कि एक बार आप इनसे पूछ लो, अगर ये जा रहे हैं भाई जहाँ आपको जाना है तो ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, नहीं तो आगे कहीं बस स्टॉप पे छोड़ दूंगा। शूटर ने कहा ठीक है रुको। अब वो जो बस थी, उस बस के ऊपर दिल्ली नोवा लिखा हुआ था। दिल्ली नोखा इलाका है दिल्ली के करीब। शूटर एक गया, चूंकि बस के करीब ही उसने अपनी टैक्सी रोकी, तो अब सुन रहा है शूटर और कंडक्टर की बातचीत। तो उसने कहा कि हमें जो है हिसार जाना है। तो ड्राइवर ने कहा नहीं, ये बस हिसार नहीं जाएगी, ये दिल्ली की तरफ जाएगी। तो उसने कहा कि रास्ते में धारू हेरा पड़ेगा, ये एक गुरुग्राम के आगे इलाका है। तो कंडक्टर ने कहा हाँ धारू हेरा पड़ेगा, हिसार नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है आप हमें धारू हेरा छोड़ देना। तो उसने कहा बैठ जाओ। तो जब ये बात हुई तो दोनों शूटर टैक्सी ड्राइवर के पास आए। उन्होंने कहा कि हमें बस मिल गई है, थैंक यू, अब जाओ। अब टैक्सी ड्राइवर अपने दोनों दोस्त के साथ वापस डीडाहाड़ा पहुंच जाता है।
दोनों शूटर को उस बस पे छोड़कर जिस पर दिल्ली नोखा जाने का लिखा था और जिसने आखिरी बार कान से सुना कि वो दारू हेड़ा जाने की बात कर रहे हैं, जो गुरुग्राम के पास। अब रात को ड्राइवर घर लौटा, रात देर हो चुकी थी। उसके घर में उसके और भी भाई थे, उनकी दुकान थी वहीं पे जहां पे ये रहा करता था। तो रात लेट आया था, ये सो गया। सुबह उठा, करीब 10 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया होगा। तो इसने देखा कि उसके भाई और घर वाले सब घर में ही है, कोई दुकान खोलने गया नहीं। तो उसे बड़ी मतलब हैरत हुई, क्योंकि दुकान हमेशा खुलता चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने पूछा कि ये दुकान पे आज कोई क्यों नहीं गया? तो उन्होंने कहा कि आज मार्केट बंद है। इस ड्राइवर के घर वालों ने बताया। तो बोला मार्केट क्यों बंद है? तो उन्होंने कहा वो विरोध प्रदर्शन है, और तुझे पता नहीं वो अपने जयपुर में एक राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह, उनको कल किसी ने गोली मार दी। तो उसी के विरोध में सारे राजपूत सभा ने मार्केट आज बंद करवा दिया, तो हमारे भी बंद है। तो उसने कहा अच्छा वो सुखदेव सिंह को जाना करता था, जानता था। फिर उसने कहा कि ठीक है। तब ये सुबह उसे पहली बार पता चल रही है ये बात ड्राइवर को कि कल दोपहर को एक दिन पहले सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इसके बाद तो कुछ लोगों से उसने बाहर निकला और पूछना शुरू किया। फिर उसने अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल उठाने के बाद अब वो अपने व्हाट्सएप देख रहा। तब तक वो जो सीसीटीवी फुटेज था सुखदेव सिंह के घर का, वो फुटेज बहुत जगह पे सोशल मीडिया पे आ चुकी थी। इसके किसी दोस्त ने वो वीडियो इसको भी भेज दिया, टैक्सी ड्राइवर को। अब वो सुखदेव सिंह के बारे में जानना चाह रहा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उसने टीवी लगाया, पहले न्यूज़ चैनल देखना शुरू किया, उसमें सुखदेव सिंह की मौत की खबर थी। तो टीवी लगाने के बाद उसने फिर मोबाइल को दोबारा देखना शुरू किया। फिर वो सोशल मीडिया पे गया, फेसबुक और इन सारी चीज़ों पे। तो व्हाट्सएप पे ही किसी ने उसको एक वीडियो फॉरवर्ड कर रखा था। उसने उस वीडियो को प्ले किया तो देखा यहाँ गोली चल रही है। अब उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसने देखा कि यार ये जो 2 लोग बैठे गोली चला रहे हैं, इनको पता नहीं कहीं देखा है शायद। वो कपड़े वपड़े भी, एक ग्रे कलर का जैकेट पहने हुआ था, एक वाइट शर्ट पहने हुआ था। इसने अब उस वीडियो को जूम कर दिया और जूम करके फिर रोक के उन दोनों शूटर का चेहरा देखा। जैसे ही उसने शूटर का चेहरा देखा, उसकी हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने कहा ये तो वो दोनों हैं जिनको कल रात में टैक्सी में घुमा रहा था, जिनको मैंने वहाँ छोड़ा है। अब वो परेशान, दिमाग में 10 तरह की बातें कि पुलिस ढूंढ रही है, इतने बड़े शख्स की एक हत्या हो गई है और मैं उसके शूटर को बचा के ले जा रहा हूँ। अब पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, और कहीं अब तक पुलिस मुझे ना पकड़ ले, ढूंढते ढूंढते कि उसी गाड़ी में गया था। सबसे पहले उसने अपने घर वालों को ये बात बताई। घर वाले भी सन्न कि तू क्या कह रहा है? बोला हाँ। फिर उसने अपने दोस्तों को बात बताई। अब जो बड़े बुजुर्ग थे उन सबको ये पता चला कि जिस सुखदेव सिंह की वजह से उनके इलाके की मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं, उनके कातिल को ये कल रात को गाड़ी में लेकर घूम रहा था। तो टैक्सी ड्राइवर था तो खैर उसकी जिम्मेदारी थी या पेशा था। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा फ़ौरन पुलिस को जाकर बताओ। इसके बाद वो अपने लोगों को लेकर फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उसने सारी कहानी बता दी। उसने कहा साहब ऐसे ऐसे मेरे पास था। अब उन्होंने पूछा कि ये गाड़ी में जब तू ले गया तो उन्होंने तुझे कैसे कांटेक्ट किया? तो उसने कहा कि मेरा दोस्त है, उसका फ़ोन आया था। दोस्त को बुलाया गया, उससे पूछा गया भाई तू कैसे जानता हूँ शूटर को? उसने कहा नहीं मेरा एक और दोस्त है, उसने मुझे कहा था, तो मैं इसको जानता हूँ टैक्सी ड्राइवर को, हम दोस्त हैं, तो हमने कह दिया। तो उसने कहा उस दोस्त के बारे में बताओ। तो फिर जो उसका वो दोस्त था उसको ढूंढा गया कि वो कौन है, और अब उस दोस्त तक पुलिस पहुंची। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अर्जुन सैनी, जिसको शूटर ने शायद फ़ोन किया था। अर्जुन सैनी ने टैक्सी ड्राइवर के दोस्त को फ़ोन किया। तो अब पुलिस ने अर्जुन सैनी को उठाया और पूछा, तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो कत्ल करके आ रहा है, क्या करके आ रहा है, बस मैं उसको पहले से जानता था। उसने मुझसे मदद मांगी, मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो मैंने यहाँ चूँकि जानता था दोस्त को, ये भी जानता था उसका दोस्त टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो फिलहाल अर्जुन सैनी से तो पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि उसका जो लिंक है, नेक्सस है या रिश्ता है कोई शूटर के साथ, वो पता करने के लिए।
लेकिन इधर टैक्सी ड्राइवर से राजस्थान पुलिस को बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई। वो ये कि पूरा उनका रूट क्या था और ये कि वो आखिर में कहाँ के लिए कहकर गए। तो उसके बयान के हिसाब से आखिरी बार सुखदेव सिंह के दोनों शूटर गुरुग्राम के करीब पहुंचे। वहां से कहाँ गए यह भी पता नहीं, लेकिन इस जानकारी से शायद आगे की जानकारी तक भी पुलिस पहुंच सकती है। तो इस एक ड्राइवर की वजह से जो जहाँ तक कैमरा ने अपना काम बंद कर दिया था, उस कैमरे के आगे की कहानी इस ड्राइवर की वजह से सामने आ गई। बाकी राजस्थान पुलिस की जांच जारी है, दोनों की तलाश है, लेकिन रोहित गुदारा जो लगातार क्लेम कर रहा है वो तो देश के बाहर है, तो देखिए कब तक हाथ आता है। तो कहानी में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रवि मालवीय इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रवि। और ये भेजा है विवेक सोलंकी जी ने। साथ ही समीर राय, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे समीर राय साहब। और ये नेपाल के हैं लेकिन इस वक्त सऊदी अरब में काम करते हैं। साथ ही बिनोय, इनका भी बर्थडे है लेकिन इनका कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे बिनोय। और ये भेजा अंकिता शिवालकर ने। अंकिता शिवालकर के हस्बैंड है बिनोय। इसके अलावा अंकिता जी इन्होंने एक सवाल पूछा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी क्यों दी थी। तो ये पहले भी बता चुका हूँ, आपके लिए फिर से बता देता हूँ। सलमान खान काले हिरन केस में जोधपुर में जो हुआ था, उसके आरोपी थे, केस को कोर्ट में केस भी। तो शिकार करने की वजह से, और जो बिश्नोई बिरादरी है वो हिरन, काले हिरन, इनके शिकार उनकी नज़र में बहुत बड़ा पाप होता है। तो बिश्नोई बिरादरी बहुत नाराज़ थी और वो चाहती थी कि सलमान खान इसके लिए माफ़ी मांगे। सलमान खान ने कभी माफ़ी मांगी नहीं, बल्कि उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी कि मैंने शिकार किया। तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी दिया था। इसके अलावा काव्या पुनिया, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे काव्या। और ये भेजा है सिकंदर पुनिया जी ने। साथ ही हर्षित प्रजापति, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हर्षित। और ये भेजा अनिल प्रजापति जी ने, उनकी बिटियां हैं हर्षित। इसके अलावा आज मोनिका सिंह और करमवीर सिंह, इन दोनों की एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मोनिका और करमवीर ये लोग खुर्जा के रहने वाले हैं। साथ ही कुमारी तनुजा और राघवेंद्र किशोर, तो तनुजा जी और राघवेंद्र जी आप दोनों की भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और ये मुजफ्फरपुर मल्हाई के, बल्कि मलाही के रहने वाले हैं। सेजल और अश्विन किकान, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है। ये सूरत से हैं, तो हैप्पी बर्थडे सेजल और अश्विन। साथ ही किरण लखोटिया और प्रदीप, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो किरण जी आपको भी और प्रदीप